Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. जैसे कि हमारा ये मैकेनिक सीरीज चल रहा है, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सब अब इसके यूज टू हो चुके हैं। जो चैप्टर हमारा अब चल रहा है दैट इज रोटेशनल मैकेनिक्स। कल हमारा पहला लेक्चर आ चुका है जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड था। इससे पहले हम लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी को हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा आज का चैप्टर है वो समझ लीजिए एक तरह का लिंक है, एक तरह का ब्रिज है जो हमने कल पढ़ा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस रोटेशनल मैकेनिक्स का ये जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, समझ लीजिए एक कड़ी है जो दो हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज टॉर्क। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी यूजफुल टॉपिक है। इससे हमारी आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो इस पे ही बेस्ड होंगे। तो आज का लेक्चर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है हमारा, व्हाट इज टॉर्क। जैसे ये पेन है, मैंने इसको यहाँ पे होल्ड कर लिया, ठीक है। अब मैंने इस पेन की निब पे फोर्स ऐसे लगाया, तो जब फोर्स लगा रहा हूं तो आपको देखिए निब घूम रहा है, ठीक है। ये निब इस पॉइंट के अबाउट फोर्स अप्लाई करने पे रोटेट कर रही है। जो हमने चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक बॉक्स है, सपोज ये बॉक्स है मास m का, और इसको एक आदमी पुश कर रहा है फोर्स F से, तो क्या होगा, आपका ये बॉक्स कुछ अमाउंट डिस्प्लेस हो जाएगा। आपका ये बॉक्स, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका ब्लॉक ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया ये, तो ये मेरा रॉड घूम गया मेरा। दैट मीन्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इफ अ बॉडी डज rotational motion, then that applied force produces torque. किसी भी क्या कहेंगे, it is the rotational effect of any applied force। ये आपका टॉर्क की डेफिनेशन होती है। किसी भी अप्लाइड फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल है, ये आपका डोर है, ये आपका दरवाजा है, और मान लीजिए दरवाजे में यहाँ पे एक हैंडल लगा है। तो आपने क्या किया, आपने इस पे फोर्स लगाया बाहर की तरफ, और यहाँ पे इसके सपोर्ट्स हैं। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद अच्छा आपका दरवाजा जब खींचोगे, दरवाजा आपका बाहर निकल के आता है। मीन्स अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो कुछ टाइम बाद आपका डोर कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका ये करके हो जाएगा आपका डोर। तो देख लो अपने इनिशियल स्टेट से ये डोर कुछ थीटा एंगल बाहर घूम के आ गया है। आपका डोर का हैंडल ये है आपका। सो दिस डोर इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन अबाउट द जॉइंट्स और द हिंज पॉइंट्स और द सपोर्ट। तो किसी भी अप्लाइड फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क को हम लिखते हैं R क्रॉस F से। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड R मॉड F साइन थीटा। तो अगर हम इसको टू डायमेंशनल प्लेन में समझना चाहें तो सपोज ये हमारा एक टू डायमेंशनल प्लेन है और एक बॉडी है जो इस पाथ के अबाउट रोटेट कर रही है और इस पॉइंट के अबाउट वो घूम रही है। क्योंकि जब भी आपका रोटेशन होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक डिस्क है, ये या फैन है, ये आपने अपने पंखे को घूमता हुआ देखा होगा।
तो पंखे में क्या होता है, यहाँ पे उसके ब्लेड्स होते हैं, पंखे में क्या है, यहाँ पे उसके ब्लेड्स होते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे एक उसकी रॉड होती है और ये इसके अबाउट ऐसे घूमता है। सो रोटेशन इज ऑलवेज अबाउट अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमेशा जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन, यहाँ पे डोर था, आपका डोर क्या है, इस लाइन के अबाउट घूम रहा है, तो ये इसका एक्सिस है। आपका पंखा घूम रहा है, लेकिन ये जो उसका ऊपर सपोर्ट है, रॉड है, वो कभी नहीं घूमती है, क्योंकि वो उसका एक्सिस है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज अ फिक्स्ड लाइन जिसके अबाउट आपकी बॉडी घूमती है। और कब घूमती है, जब कोई फोर्स उस पर आपका अप्लाई होता है। So torque is basically the rotational effect of any applied force on a body, and the body will rotate about a fixed line known as axis of rotation. तो बॉडी आपकी कुछ इस पाथ के अबाउट घूम रही है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। Now suppose R क्या होता है, R is the position vector of the body from the axis। तो यहाँ पे बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो जो आपका एक्सिस से पोजीशन होगा वो ये होगा, दिस विल बी योर आर वेक्टर। एंड सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, सपोज कुछ ऐसी फोर्स लग रही है यहाँ पे, इस पे फोर्स कुछ ये लग रही है, फोर्स एफ करके ये, तो इसके बीच में एंगल सपोज कुछ थीटा है। तो टॉर्क इज बेसिकली आर क्रॉस एफ। तो आर को आप टुवर्ड्स एफ घुमाओगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिल जाएगा। तो मान लो अगर आर ये जा रहा है, एफ सामने निकल के आ रहा है, तो हमको आर क्रॉस एफ करना है। तो आर ये जा रहा है, एफ आपकी तरफ निकल के आ रहा है, तो पाम को टुवर्ड्स आर स्ट्रेच किया और टुवर्ड्स एफ घुमा दिया इसको, क्योंकि आर ये है, एफ ये जा रहा है, तो टुवर्ड्स आर अपना पाम स्ट्रेच किया और टुवर्ड्स एफ इसको घुमा दिया। तो देखो आपका थंब ऊपर जा रहा है। थंब विल गिव यू द इफेक्ट ऑफ torque or direction of torque. So torque is basically cross product of R and F. And what is R? It is the position of the particle or the body from the axis of rotation. F is the applied force and theta is the angle between position vector and force. बाकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दूसरा जो इसका एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है आपका ये। तो ये टॉर्क की आपकी एक बेसिक सी आपकी नॉलेज हो गई आपकी ये। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या आई है, टाउ इज मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा। ना सपोज मुझे इस टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका पोजीशन तो फिक्स होगा और फोर्स अप्लाइड फिक्स होगा। दैट मीन्स टू मैक्सिमाइज दिस फोर्स मैं साइन थीटा को मैक्सिमाइज कर दूं। टू मैक्सिमाइज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये कब होती है, जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। सो इफ position vector and force are perpendicular, then you will have maximum torque। ये आपका लॉजिक है, टू हैव मैक्सिमम टॉर्क। आपका अप्लाइड फोर्स और पोजीशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए आपके ये। अब इसमें फर्क क्या होता है, इसमें देखते हैं हम यहाँ पे। सपोज हमने यहाँ पे लिया एक, ये व्हील लिया मैंने, ये व्हील है मेरा ये, और ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इसका एक्सिस है, और मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया। सपोज मैंने यहाँ पे एक फोर्स F लगाया, यहाँ पे ये F लगाया मैंने, और R वेक्टर आपका ये हो गया। तो देख रहे हैं R और F आपके आपस में परपेंडिकुलर हैं। मैंने फिर वही व्हील लिया, सेम वही व्हील है,
एक्सिस भी वही आपकी है, बट अब मैंने क्या चेंज किया है, मैंने ये फोर्स अब मैं ऐसे लगा रहा हूं, मैं नीचे, अब मेरा फोर्स जो है वो नीचे जा रहा है, आर वेक्टर मेरा कुछ अभी भी ये जा रहा है, तो एंगल अभी भी आपका 90 डिग्री है। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फर्क ये है कि इस केस में ये फोर्स इस बॉडी को इधर घुमाएगा इस तरफ, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, इस पॉइंट को इधर ले जाने की है। दैट मीन्स इस फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन ये क्या है, ये फोर्स इस पॉइंट को इधर घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट, तो ये क्लॉकवाइज है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऊपर जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन नीचे आ रहा है। So in spite of having same magnitude of force, same point of application and same distance from the axis, the sense of rotation is different in both the cases. क्यों? क्योंकि दोनों के line of action अलग अलग है। इसका line of action upwards है, इसका line of action downwards है। तो basically having two different line of actions can produce two different values of torque in spite of having same amount of force, same angle between position and force। तो टॉर्क में हमारा लाइन ऑफ एक्शन भी मैटर करता है हमारा, कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी कि क्लॉकवाइज घूमेगी। अब जैसे यहाँ पे आपका मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाय कन्वेंशन इसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे आपका जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है, तो इसको बाय कन्वेंशन इसको हम नेगेटिव लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन है जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव को लेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट से याद आया, टॉर्क का एक नाम और भी होता है, टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ये आप इस नाम से भी हम लोग सवाल में टॉर्क को लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली नोन एज टॉर्क। अब आइए इसमें हम आगे और बात करते हैं। सपोज लेट अस टॉक अबाउट अ सिस्टम नोन एज कपल। हम यहाँ पे एक सिस्टम की बात करते हैं, कपल की बात करते हैं। तो मानिए यहाँ पे एक रॉड है और ये इस पॉइंट के ऊपर हिंज है, इस पे एक फोर्स ये लग रहा है F वैल्यू का, और एक फोर्स ये लग रहा है F वैल्यू का। Now suppose this distance is D1 and this distance is D2। इसको लेबल कर लेते हैं, इसको A मान लो, इस पॉइंट को O मान लो, इसको B मान लो, और ये पूरी लेंथ हमारी D है। D को हम कहते हैं कपल आर्म। तो पहली चीज कपल क्या है, आप देखिए यहाँ पे इस सिस्टम में दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है। सो कपल इज बेसिकली, आप लिख लें इसको, इट इज अ सिस्टम formed by two equal and opposite forces। तो किसी सिस्टम में अगर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेंगी तो उसको हम कपल कहते हैं। नाउ द पर्पस इज टू फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट O। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम टॉर्क निकालते हैं तो हमेशा टॉर्क एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम अपना पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि किसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट O ले लिया। पॉइंट O क्यों लिया, क्योंकि इसके अबाउट आपकी रॉड हिंज है, ये रॉड ये है, ये इसके अबाउट हिंज है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगर सिर्फ ये फोर्स लगता तो ये रॉड को ऊपर ले जाएगा, अगर ये लगेगा तो ये रॉड को नीचे ले आएगा ये। ना सपोज हम दोनों फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं।
तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है, फोर्स ये हो गया, और ये दूरी कितनी है, d1 है। और इसका टॉर्क कैसा है, अगर सिर्फ ये लगेगा तो ये रॉड को इस तरफ घुमाएगा। ये कैसा मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन है। तो इसका टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू ये दूरी, क्योंकि हम इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ना फोर्स ये हो गया, डिस्टेंस ये हो गया, एंगल 90 डिग्री है। तो F इंटू आर इंटू साइन 90 होता है, साइन 90 आपका 1 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, F इंटू D1। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो हमने क्लॉकवाइज का नेगेटिव यहाँ पे नहीं लिया है। प्लस अगर सिर्फ ये एक्ट करेगा तो ये रॉड को इधर घुमाएगा, तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसका मूवमेंट भी क्लॉकवाइज है, इसका मूवमेंट भी क्लॉकवाइज है। तो क्या बन जाएगा, F इंटू D2। F कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा, D1 प्लस D2। तो टॉर्क अबाउट O क्या बन गया, F इंटू D बन गया। एंड व्हाट इज D? D इज कपल आर्म। Therefore in words we can write it is magnitude of either force into couple arm. So this is the moment of a couple about any point O on the rod. कैसे निकालोगे, it is the magnitude of either force, क्योंकि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर ही हैं। और कपल आर्म देखो यहाँ पे D आया है, तो कोई भी एक फोर्स ले लो और इसको D से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोमेंट ऑफ कपल मिल जाएगा। चाहो तो इस फोर्स को D से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो इस फोर्स को D से मल्टीप्लाई कर दो, आपको दोनों आंसर सेम मिलेंगे। तो आपका जो कपल है उसका नेट टॉर्क F इंटू D, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इंटू कपल आर्म विल गिव यू द टॉर्क ऑफ द कपल प्रोड्यूस इन अ सिस्टम। कपल क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस से मिलके बना है। अब ये तो बात हमारी हो गई, कपल की बात हो गई। अब इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसकी दो कैटेगरी हम है जिसको हमें डिस्कस करना है। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इक्विलिब्रियम इज translational equilibrium, and the second category is rotational equilibrium. Now what is translational equilibrium? एक ऐसा equilibrium जहां पे बॉडी पे लगने वाले हर फोर्स का सम जीरो है। That means x के अलॉन्ग हर फोर्स का सम जीरो है, y के अलॉन्ग हर फोर्स का सम जीरो है, और z के अलॉन्ग हर फोर्स का सम जीरो है। एंड व्हाट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम? कि अगर लगने वाला हर टॉर्क बॉडी पे जीरो है, मींस x के अलॉन्ग जितने टॉर्क है उनका सम जीरो है, y के अलॉन्ग जितने टॉर्क है उनका सम जीरो है, और z का टॉर्क उनका सम जीरो है आपका। और अगर किसी बॉडी में दोनों तरह के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं तो आप कहोगे बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। जैसे फैन है, फैन सिर्फ घूमता है तो वो रोटेट कर रहा है, मतलब ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स द फैन इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मैं एक बॉक्स को पुश कर रहा हूं जिसकी स्पीड हर वक्त बदल रही है, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन वो घूमता हुआ नहीं जा रहा है, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कार का पहिया है, घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तब आप कहोगे, अब हो सकता है वो इक्विलिब्रियम में हो ना हो अलग चीज है, बट अगर कोई बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगी। वो अब कब इक्विलिब्रियम में होगी, वो कंडीशन आपको दी है। जैसे कार का पहिया, अगर उस पर नेट टॉर्क जीरो हो और नेट फोर्स जीरो हो, मतलब ना उसकी लीनियर स्पीड बढ़ रही हो ना उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही हो, तब वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा वो।
तो अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम सवालों में उसको डिस्कस करेंगे. बट फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स शुड बी जीरो, एंड फॉर रोटेशन इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क शुड बी जीरो. इसको हम एक छोटे से केस में डिस्कस करते हैं. हमने वापस वही रॉड लिया. सपोज हमने ये रॉड लिया ये, और इस पे दो फोर्स लग रहे हैं. एक फोर्स F ये लग रहा है और एक फोर्स F ये लग रहा है इसका. और सपोज ये मिड पॉइंट है, ये दूरी भी D है और ये दूरी भी आपकी D है आपकी यहाँ पे. तो पहले हम निकालते हैं व्हाट इज द नेट फोर्स. दो फोर्स ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड कर दो, दोनों ऊपर ऐड कर रही हैं, तो नेट फोर्स आपका 2F है. तो आपका नेट फोर्स क्या है, वो नॉन जीरो है, मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है. अब हम निकालते हैं टॉर्क इस पॉइंट O के अबाउट. तो अगर सिर्फ ये फोर्स एक्ट करता तो ये रॉड को घुमाता क्लॉकवाइज. तो इस वाले फोर्स का टॉर्क क्या होता है, जो ये वाला फोर्स इसका टॉर्क क्या होता है, ये क्लॉकवाइज घुमाता है, तो इसका टॉर्क होता -FD होता. और अगर सिर्फ ये फोर्स एक्ट करता तो ये रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता. टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हो, O पॉइंट के अबाउट, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस विल गिव यू टॉर्क. तो ये बनता +FD, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है. नेट टॉर्क कितना आ गया, जीरो आ गया. सो इन दिस केस योर नेट टॉर्क इज जीरो. तो जो आपने ऊपर केस बनाया है इसमें आपका नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है. बट यहां पे इसका नेट टॉर्क जीरो आ रहा है, दैट मींस ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. बात क्लियर. पिछले एग्जांपल देखिए जो हमने कपल का पढ़ा था. अगर मैं यहां पे नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स क्या होगा भाई, एक ऊपर एक्ट कर रहा है, एक नीचे एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स जीरो आ गया. तो ये सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा कपल के नाम से, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन देखो नेट टॉर्क जीरो नहीं आ रहा है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है आपका. तो जो हमने पहले केस पढ़ा कपल के नाम से, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल में नहीं है, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है. इस केस में क्या पढ़ा हमने, यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन यहां पे नेट टॉर्क आपका जीरो आ रहा है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी है. अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, जिसमें एक आपका कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. इसमें यह है कि हम असम्पशन क्या कि बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम. तो जैसे यहां पे आपकी रॉड है, इस पे एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे F2 एक्ट कर रहा है. ये पॉइंट O है, इसकी दूरी यहाँ से कुछ D1 है और यहाँ पे इसकी दूरी D2 है. यहाँ पे सपोर्ट पे हिंज है, तो यहाँ पे क्या है, इसका वेट नीचे होगा, तो वेट जो होगा फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा. इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो होगा, तो जो भी टॉर्क अबाउट O होगा, इसका टॉर्क इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो क्या होगा, फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा F2 D2 प्लस इसका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्या वैल्यू होगी F इंटू D1, लेकिन क्लॉकवाइज है तो लिखोगे माइनस में -F1 D1. नेट टॉर्क जीरो है तो क्या बन जाएगा F2 D2 इज इक्वल टू F1 D1. और यहां पे देखो, अगर मैं लिखना चाहूं इसको F2 क्या ले सकते हो, F2 बन जाएगा F1 टाइम्स, इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं हम लोग. F1 क्या बन जाएगा आपका, F2 टाइम्स D2 बाय D1. तो इसको वापस यहां लिखते हैं हम, तो हमारा F1 क्या बन गया, F2 टाइम्स D2 बाय
D1 बन गया। अब देखो इसमें 3 केस बन सकते हैं आपके। 3 केस क्या बन सकते हैं, अगर इसको हम बनाना शुरू करें, यू कैन हैव D2 मोर देन D1, D2 इक्वल टू D1 एंड D2 लेस देन D1। तो अगर D2 D1 से ज्यादा है तो क्या होगा, आपका F1 F2 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, F1 F2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका F1 F2 से छोटा हो जाएगा। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखा है, ये आपका एक सिंपल मशीन्स का कॉन्सेप्ट होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होता है बेसिकली, ये आपके सिंपल ऑफ मशीन्स को जस्टिफाई करता है। अब ये तीनों केस क्या है, ये हम आगे आने लेक्चर में हम लोग कंक्लूड करेंगे। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर देके जिसमें मशीन्स के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगा। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिख दी है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत आपको मैं हिंट दे दूं, इसमें हम बात करेंगे मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, एज अ स्पीड मल्टीप्लायर एंड एज अ मशीन विच कैन चेंज ओनली डायरेक्शन। तो हम 3 केस पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल से अलग से एक लेक्चर बना के आपको हम प्रेजेंट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी यूनिक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। इसमें हम लेवर, गियर, इंक्लाइन प्लेन, पुलिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लोग जो बच्चे आईसीसी से पढ़े हुए हैं, उन्होंने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए टॉपिक थोड़ा बहुत रिलेवेंट लग रहा होगा उनको। जो सीबीएसई वाले हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा मैं इसको एक लेक्चर बना के, ताकि आपको भी समझ में चीजें आ जाए यहाँ पे। ये तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, इन वर्ड्स प्रिंसिपल ये होता है, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of all anti-clockwise moment, या अगर इसको लिखना चाहो, सिग्मा sum of all clockwise moment is equal to sum of all anti-clockwise moment। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होता है कि जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहे होंगे उनका सम विल बी सेम एज all the torque और all the moments of anti-clockwise sense, जिसमें आपका नेट टॉर्क आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका ये। तो ये आपका टॉर्क के ऊपर एक बेसिक सा नॉलेज था आपका ये, जिसको मैंने आपको प्रेजेंट किया। इसमें मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया है, कपल के बारे में पढ़ाया है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, बोथ फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने दोनों के लिए एक केस डिस्कस किया है। एंड लास्टली वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट विच इज अ वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे आपके काफी सवाल एग्जाम में आपके बनते हैं ये। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट टॉर्क, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और साथ में ही मैं आपको कुछ जो बेसिक्स आपके एनसीईआरटी में कुछ 7 या 8 बॉडीज दी हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी हुई है, वो आपको याद करनी है। मैं आपको उनका डेरिवेशन भी करके बताऊंगा कि हाउ टू ऑब्टेन दोस वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दोस गिवन बॉडीज। जैसे स्फीयर है, डिस्क है, रॉड है, सिलेंडर है, और भी चीजें हैं, हूप है, रिंग है, कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको करके सिखाऊंगा आपको मैं। सो द नेक्स्ट लेक्चर इन कंटिन्यूएशन विद दिस, मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उन बॉडीज के बारे में बताऊंगा जो आपने एनसीईआरटी में दी हुई हैं, क्योंकि वही बॉडीज घूम फिर के आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं आपके बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप हमको प्लीज लाइक करें, हमको शेयर करें, एंड अगर आपके पास कोई कमेंट हमारे लिए है, कुछ आपके लिए कुछ सुझाव है, कोई कुछ वैल्यूएबल फीडबैक है, आपको प्लीज हमको नीचे लिख के बताएं, ताकि हम उसमें और इम्प्रूव कर सकें। बाकी अगर आप नए जुड़ रहे हैं, आप हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, टिल देन, stay tuned, stay focused. Thank you very much.